सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, वर्ष 2020 बीत चुका है और हम लोग वर्ष 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। पिछला साल कई दृष्टियों से बहुत ही दुखदायी रहा है। ऐसे ऐसे समस्याएं सामने आई हैं कि जिनको भुलाया नहीं जा सकता। 2020 का प्रारंभ सीए एनआरसी से संबंधित आंदोलन, धरना प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ था। सीए एनआरसी वो कानून जिनके आधार पर इस देश की जनता को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया। इस देश की अल्पसंख्यक समाज, खासतौर पर मुस्लिम समाज, उसकी नागरिकता छीन कर उसे दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया गया। और जो लोग भी उस समय उनके धरने प्रदर्शन में शामिल हुए, उनकी मांगों के समर्थन में शामिल हुए, उनके अधिकारों के संघर्ष में उनके साथ शामिल हुए, उन्हें देशद्रोही कहा गया। इसी प्रकार 2020 का अंत किसानों के आंदोलन के साथ हुआ। किसान, इस देश के किसान आज 2 डिग्री 3 डिग्री के टेम्परेचर में दिल्ली की सरहद पर बैठे अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए हुए 3 कृषि कानूनों के विरोध में, और उनकी कोई मांग नहीं। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि सरकार कहती है कि ये कृषि कानून उनके किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं और उन्हें इसमें डर है कि वह उनको पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। पूंजीपतियों के फायदे के लिए कानून बनाए गए हैं, इसलिए यदि आप हमारे हितों के लिए कानून बनाना चाहते हैं तो इन कानूनों को वापस लो और हमसे परामर्श करके, चूंकि ये कानून किसी किसान संगठन से परामर्श नहीं किए गए, इसलिए आप फिर से हमसे परामर्श लो, उसके बाद इन कानूनों को बनाओ। लेकिन आज दूसरे महीने में उनका आंदोलन पहुंच चुका है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़िग है कि हम सब कुछ मानने को तैयार हैं, लेकिन इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच का रास्ता बताते हुए सरकार से इन कानूनों को कुछ समय के लिए निलंबित करने के लिए कहा। उतने समय के लिए कि किसान संगठनों के साथ बातचीत हो और एक समाधान में पर दोनों पक्ष पहुंचे, तब तक इनको निलंबित किया जाए। लेकिन सरकार उनको निलंबित करने के लिए भी तैयार नहीं है। खैर, किसानों के मुद्दे पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिस मुद्दे ने न केवल इस देश को बल्कि पूरी दुनिया को ऐसा मंजर पूरी दुनिया को दिखाया जो शायद आज तक किसी ने नहीं देखा। उसका नाम कोरोना महामारी। बहुत सी महामारी आई, प्लेग आए, टीबी आया, बहुत से आए, लेकिन ऐसा दुर्दिन, ऐसा मंजर इस देश को कभी नहीं देखने को मिला जैसा कि पिछले 8-10 महीनों में इस देश ने देखा। लोग लॉकडाउन के बीच अपने घरों में कैद हो गए और पूरा देश जैसे कि सीमेंट के मकानों का वीरान जंगल बन गया हो। उद्योग धंधे तबाह हो गए और सबसे बुरा हाल इस देश के मजदूरों का हुआ, जो कि अपने अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर महानगरों में रोजी रोटी की तलाश में आए थे। उन हजारों मजदूरों को 1,500 2,000 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ा, क्योंकि महानगर में जहां पर वो रोजी रोटी की तलाश में आए थे वहां उनके पास कोई रोजगार नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि वह अगले आने वाले 4-5 महीने अपने बच्चों का पेट पाल सकते। इसलिए पैदल ही चलकर हजारों किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर दूर अपने घरों पर गए, तरह तरह की मुसीबतें सामना करते हुए।
उस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई। इतना ही नहीं, इस कोरोना ने इंसान के बीच का जो प्रेम है उसको भी भुला दिया। भाई भाई से, रिश्तेदार तो छोड़िए, भाई भाई से मिलने में भय खाने लगा कि कहीं अगर इससे हमने मुलाकात करी और उसको अगर कोरोना हुआ तो वो मुझे ना हो जाए। कई ऐसे उदाहरण मिले जहां पर मां बंबई या दिल्ली में थी और वह अपने 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर अपने घर गई तो उसके बच्चों ने उसको घर में प्रवेश कराने से इनकार कर दिया। यदि किसी का परिवारजन कोरोना से के कारण मौत की गोद में चला गया तो लोगों ने उसके शव को लेने से इनकार कर दिया कि कहीं उस शव को लेने के चक्कर में उसका अंतिम संस्कार करने के कारण उनकी मौत ना हो जाए। और बहुत सी जगह तो ऐसा हुआ जहां लाशों को ले जाया गया तो शमशान भूमि वालों ने, मोहल्ले वालों ने अपनी शमशान भूमि में उनका अंतिम क्रिया कराने से इनकार कर दिया। जो कब्रिस्तान है वहां पर लोगों ने उनको दफनाने से इनकार कर दिया और अनजान स्थानों पर पुलिस के द्वारा, नगर पालिका द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन साथियों, यह काल सामाजिक न्याय की दृष्टि से बहुत ही बुरा रहा। एक ओर तो सामाजिक न्याय के कार्यकर्ता अपने घर पर बैठने को मजबूर हो गए, उन्हें कहीं मीटिंग करने के लिए, सभा करने के लिए परमिशन नहीं मिली, कोरोना का भय उनके ऊपर रखा गया था। लेकिन सामाजिक न्याय की जो विरोधी ताकतें हैं वह पूरी तरीके से सक्रिय रहीं सामाजिक न्याय के विरोध में काम करने के लिए। तरह तरह के कानून बनाए गए सामाजिक न्याय के विरोध में, यहां तक कि न्यायपालिका ने भी तमाम विवादास्पद निर्णय दिए इसी बीच, जो कि सामाजिक न्याय के विरोध में थे, संविधान के प्रावधानों के विरोध में थे। चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता का मामला हो, ऐसे बहुत से मामले हैं। जो सरकार के विरोध में बोला उसे राष्ट्र विरोधी कह दिया गया। और साल भर से जो लोग केवल आरोप के आधार पर जेल में बंद हैं, उनको बेल नहीं मिली, उनको जमानत नहीं मिली। लेकिन जो व्यक्ति सरकार के समर्थन में बोल रहा है, भले ही वह अपने टीवी चैनल पर नफरत के बीज बो रहा हो, धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहा हो, उसको 48 घंटे में बेल दे दी गई। और जब न्यायपालिका इस प्रकार का रवैया अपनाए तो राजनीतिक दल पीछे कहां हटते हैं। राजनीतिक दल, और खासतौर पर अगर राजनीतिक दल सत्ता में बैठा हुआ है तो उसके तो वारे नहीं आ रहे थे। उन्होंने तो कोरोना बीमारी को भी जनता को धर्म के आधार पर बांटने का एक हथियार बना लिया। ऐसा माहौल बनाया गया, ऐसा संदेश दिया गया कि जैसे जो तबलीगी जमात एक मुस्लिम संगठन है, उसके सदस्य विभिन्न देशों से एक साजिश के तहत कोरोना बीमारी को फैलाने के लिए इस देश में आए। अब आप हाथरस का कांड देख लीजिए। एक 19 साल की बच्ची के साथ 4 दबंग जात के लोग, ठाकुर जात के लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। 10 दिनों तक तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। बाद में 10 दिन बाद उसकी एफआईआर दर्ज होती है। जब हालत खराब होती है तब उसको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भेजा जाता है। उसका मेडिकल होता है, उससे पहले अलीगढ़ में भेजा जाता है, बाद में सफदरजंग भेजा जाता है। लेकिन प्रदेश का एडीजी कहता है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि उसके सैंपल में स्पर्म नहीं मिले। इतने बड़े अधिकारी को यह नहीं मालूम कि जब 10 दिन बाद आप मेडिकल कराओगे तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा सबूत मिल ही कैसे सकता है, वो तो वैसे ही बेकार रिपोर्ट होगी। सबसे बड़ा दर्दनाक हास्यास्पद लोकतंत्र के ऊपर एक मजाक तब हुआ जब उस बच्ची की लाश, जो कि जिसने कि सफदरजंग हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था, उसकी लाश को रातों रात आधी रात पर
रात के 2:30-3 बजे बिना परिवार की मर्जी के और बिना परिवार की मौजूदगी में प्रशासन ने उसको जला दिया, एक लावारिस लाश की तरह। और जब बहुत हो हल्ला हुआ, तमाम राजनीतिक दल सड़क पर उतरे, सामाजिक संगठन सड़क पर उतरे, तब उसको सीबीआई को उसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें उन चारों आरोपियों को बलात्कार का आरोपी माना गया है। लेकिन अभी तक उस एडीजी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसने कहा था कि बलात्कार हुआ ही नहीं। ना ही उस डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई जिसने परिवार को धमकी दी थी कि ये आंदोलन करने वाले, तुम्हारे समर्थन में आंदोलन करने वाले तो चले जाएंगे, तुमको भी यहीं रहना है, हमें भी यहीं रहना है। इस हाथरस कांड से यह साबित हो गया कि देश में संविधान लागू हुए भले ही 71 वर्ष हो गए हों, लेकिन संविधान वास्तविकता में इस जमीन पर लागू नहीं हुआ है। सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो भले ही अपने भाषण में अंबेडकर का नाम लेते हों, संविधान का नाम लेते हों, लेकिन व्यवहार में उनके लिए ना तो डॉक्टर अंबेडकर का कोई महत्व है, ना ही संविधान का महत्व है। आज भी उनके दिल में वही हजारों वर्ष पुरानी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था मौजूद है। हाई कोर्ट ने कहा अधिकारियों से कि यदि आपकी ये बेटी होती तो क्या आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते, लेकिन वास्तविकता है कि भले वो उनकी बेटी ना होती, यदि वह किसी सवर्ण समाज की होती तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। इस हत्याकांड से, इसे हत्या ही कहा जाएगा, इस हत्याकांड से यह साबित हो जाता है कि देश में जातिवाद आज भी जिंदा है। वह व्यक्ति की हैसियत देखकर उसके साथ व्यवहार लोगों से करवाता है। यदि आपकी हैसियत अच्छी है, आप भले ही अनुसूचित जाति में हैं, तब तो आपके साथ व्यवहार ठीक होगा, और मौका पड़ने पे आपके साथ भी गलत व्यवहार होगा जब आपकी कमजोर स्थिति होगी। और अगर आप कमजोर गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आपके साथ व्यवहार मनवादी मानसिकता के आधार पर ही होगा। और इस देश का अनुसूचित वर्ग का जो 90% हिस्सा है वह आज भी गरीब है। तो देश में संविधान लागू कहां है? आप किसान आंदोलन को देख लीजिए, किसान क्या कह रहे हैं कि एमएसपी लागू कर दीजिए, उसको कानूनी रूप दीजिए। सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी। बात यहां जारी रहने की नहीं है, बात उसको कानूनी आधार देने की है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहते हो तो कम से कम एमएसपी तो कानूनी रूप दो, ताकि यदि कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति, कोई व्यापारी, कोई पूंजीपति किसान की उपज खरीदना चाहे तो वह मजबूर हो कि एमएसपी से नीचे वो दाम नहीं देगा। इसमें क्या गलत मांग है? हम एमआरपी वस्तु के ऊपर डालते हैं, बताते हैं कि कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक पैसा अपने उपभोक्ता से वसूल नहीं कर सकता। उसी प्रकार किसान चाहता है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार निर्धारित करती है, जो कि उसकी कुल लागत का, जिसमें तमाम तरह के खर्चे शामिल हो जाते हैं, उसके कुल लागत का सिर्फ 10 से 15% अधिक होता है। और अगर 10 से 15% अपनी लागत से अधिक किसान मांग रहा है तो उसकी मांग कहां से गलत है? लेकिन सरकार किसान बिल वापस लेने की तो बात छोड़िए, एमएसपी को भी कानूनी रूप देने को तैयार नहीं है। यह क्या है? यह अहंकार है, बहुमत का अहंकार है। एक बड़े बहुमत से चुनी हुई सरकार यह सोच रही है कि उसे चूंकि जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया है इसलिए वह कोई भी कानून बनाने को तैयार है। लोकतंत्र में सरकार अहंकारी नहीं हो सकती। लोकतांत्रिक सरकार अहंकारी नहीं होती है और अहंकारी सरकार लोकतांत्रिक नहीं होती है। लोकतंत्र का अर्थ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही नहीं होता। लोकतंत्र का अर्थ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार द्वारा सरकार के लिए, जनता के लिए। लोकतंत्र का अर्थ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए, जनता के हित में कानून बनाए, तभी वह लोकतांत्रिक सरकार होती है। लेकिन वर्तमान सरकार अपने अहंकार में, बहुमत के अहंकार में इस प्रकार फंस गई है, उसे लगता है कि यदि वह किसानों के सामने, उनकी मांगों के सामने यदि 2 कदम पीछे हटती है
तो वो उसके एजेंडे में जो और मुद्दे हैं उन पर जब वो आगे आएगी, कानून बनाएगी, तब ये इस देश की जो जनता है उसके हौसले और बुलंद होंगे और वो उसके सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो इज्जत का प्रश्न बनाई हुई है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, ना ही निलंबित करेंगे, ना ही एमएसपी को कानूनी रूप देंगे। जबकि लोकतंत्र में यदि जनता किसी कानून को पसंद नहीं करती तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो यह संविधान इस देश में है कहां? लोक संविधान कहता है कि आपको अपनी मर्जी का धर्म पालन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकार कहती है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते बिना सरकार की मर्जी के। यदि आपको अपना धर्म छोड़ना है तो सरकार से परमिशन लेनी होगी। अगर सरकार कहती है कि नहीं इसी धर्म में रहो तो आपको पूरा जीवन इसी धर्म में रहना होगा। ये तो खुशकिस्मती है बाबा साहब अम्बेडकर की, कुछ समय यह सरकार नहीं थी, वरना बाबा साहब अम्बेडकर भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर पाते। यह संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को, हर युवक युवती को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म में करे, चाहे किसी भी जात में करे। लेकिन आज आप युवा हैं या और आप शादी किसी और धर्म में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार निर्णय लेगी कि आपको दूसरे धर्म में शादी करने का अधिकार है या नहीं है। आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आखिर संविधान है कहां? अगर संविधान ये सारे अधिकार देता है तो उन अधिकारों को छीनने वाले ये नेता कौन है? इसीलिए मैं कहता हूं कि इतना संवैधानिक प्रावधानों का इतना दुरुपयोग तो आपातकाल में भी नहीं हुआ जितना इस आज के समय में पिछले 1 साल में हुआ है या हो रहा है। इतना संविधान को तोड़ा मरोड़ा आपातकाल में भी नहीं गया जितना आज संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया है। कभी कभी तो यह लगता है कि संविधान को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा रहा, संविधान को ताक में रख दिया गया है, अपनी मनमर्जी से कानून बनाए जा रहे हैं। तो साथियों, इस नए वर्ष में मैं हर उस अंबेडकरवादी से पूछना चाहूंगा, हर उस व्यक्ति से पूछना चाहूंगा जो गर्व से जय भीम कहता है, हर उस व्यक्ति से पूछना चाहूंगा जो सामाजिक न्याय का संघर्ष में यकीन करता है या इंसान की बराबरी में यकीन करता है, कि आपके लिए प्राथमिकता किस चीज की है। यदि संविधान इस प्रकार तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तो जब संविधान रहेगा ही नहीं तब आप बाबा साहब का आंदोलन कैसे चलाओगे? जब संविधान रहेगा ही नहीं तब आप अपने हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ोगे? जब संविधान रहेगा ही नहीं तब आप सामाजिक न्याय का संघर्ष कैसे आगे बढ़ाओगे? बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा हो वह किसी काम का नहीं यदि वह गलत हाथों में है, उसको इंप्लीमेंट करने वाले गलत हाथों में है, गलत लोग हैं। आज संविधान जिन लोगों के हाथ में है उनका संविधान पे कोई भरोसा नहीं। ये तो उनकी मजबूरी है कि वे संविधान को हटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन कानून अपने हिसाब से काम बना रहे हैं संविधान को ताक में रखकर। तो साथियों, यदि बाबा साहब के आंदोलन को बचाना है, यदि सामाजिक न्याय के संघर्ष को बचाना है, यदि इंसान के बीच में जो नफरत का वातावरण फैल रहा है उसको रोकना है तो हमें संविधान को बचाना होगा। आज सामाजिक न्याय के संघर्ष का मामला हो या अंबेडकरवादी संघर्ष का मामला हो, इन सब का आधार भारतीय संविधान है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय संविधान को बचाना है। इसलिए मैं हर उस व्यक्ति से आज 1 जनवरी के दिन आह्वान करता हूं कि वो यदि चाहे वो अंबेडकरवादी हो, चाहे वो लोहियावादी हो, चाहे वो किसी भी जात में पैदा हुआ हो, एससी हो, ओबीसी हो, या चाहे वो सवर्ण समाज में पैदा हुआ हो, यदि वह
इंसान इंसान की बराबरी पर यकीन करता है, यदि वह संविधान पर यकीन करता है, यदि वह लोकतंत्र में विश्वास करता है, यदि वह जमहूरियत में विश्वास करता है, तो आइए एक साथ मिलकर हम इन संविधान विरोधियों के विरोध में इकट्ठा हों। क्योंकि जब तक हम बिखरे रहेंगे तब तक ये संविधान विरोधी हम पर हुकूमत करते रहेंगे, हम हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, अपने मन मर्जी के कानून बनाते रहेंगे। इनको रोकना है तो हमको एक होकर संघर्ष करना होगा। इसलिए आप सबसे मैं आह्वान करता हूं कि जाति से ऊपर उठें, धर्म से ऊपर उठें, अपनी राजनीतिक सोच से ऊपर उठें। किसी भी आप राजनीतिक पार्टी में हो, यदि आप इंसान इंसान की बराबरी में यकीन करते हैं, यदि आप संविधान में यकीन करते हैं, यदि आप इस देश में लोकतंत्र को कायम रखना चाहते हैं, इस देश में इस संविधान को बनाए रखना चाहते हैं, तो हम लोगों को इन सब चीजों से ऊपर उठकर हमें इस संविधान को बचाने की मुहिम में लगना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। और इसीलिए आइए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आइए आज से जो अगले 12 महीने हैं, इस सन 2000 वर्ष 2021 के आने वाले जो अगले 12 महीने हैं, जिसका पहला दिन आज से शुरू हो गया है, अगले 12 महीने इस संविधान बचाने की मुहिम में लग जाए। बाकी सारे काम दूसरे स्तर पर रखें, क्योंकि जब संविधान बचेगा तभी हम बाबा साहब का आंदोलन बचा पाएंगे। जब संविधान बचेगा तभी हम अपने धर्म और अपने सामाजिक अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए आइए साथियों, अगले 12 महीने हम इस संविधान बचाने की मुहिम में लगे। मैं 64 वर्ष का हूं, मैं अपना सब कुछ इस मुहिम में लगाने को तैयार हूं और लगा रहा हूं। तो आप क्यों नहीं आगे आ सकते हैं? जो खास तौर पर वह युवा क्यों नहीं आगे आ सकते हैं, जिनका पूरा भविष्य इस संविधान पर टिका हुआ है। एमएलए एमपी जो आप लोग बनते हैं, खास तौर पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अनुसूचित जाति के हैं, रिजर्व सीट से एमएलए एमपी बनते हैं, सभासद बनते हैं। आप एमएलए एमपी बनते हैं तो संविधान में दी हुई आरक्षण व्यवस्था के कारण बनते हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन संविधान नहीं रहेगा, आपको राजनीतिक पार्टी सभासद का भी टिकट नहीं देगी। यदि आपको अपने राजनीतिक भविष्य को भी सुरक्षित रखना है तो संविधान को बचाइए। संविधान खतरे में है। अपनी राजनीतिक सोच से बाहर निकलिए, अपने भविष्य को समझिए, संविधान विरोधियों के साजिश को समझिए और संविधान बचाने की मुहिम में एकजुट होइए, जिससे कि इस अहंकारी राजनेताओं पर, जो हमारे सिर पर बैठे हुए, इनके ऊपर दबाव पड़े कि हम हैं तो वो हैं, और हम अगर खतरे में अगर अपने को एहसास कर लिए और एक बार इस खतरे को एहसास करके एक साथ खड़े हो गए, तो ये जो राजनेता हमारे ऊपर एक फांसीवादी ताकतों के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी निरंकुश आदतें उनको इस सत्ता से हटते देर नहीं लगेगी। जनता है तो ये नेता है, जनता है तो ये सरकार है। यदि जनता एक बार खड़ी हो गई तो कोई भी ताकत हो, कोई भी सरकार हो, वह अपने वजूद पे कायम नहीं रह सकती है। इसलिए जनता को एक साथ खड़ा होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, या कोई भी पार्टी हो। सर्वोच्च सत्ता जनता है। जनता के हितों से अगर कोई टकराता है तो जनता के नुमाइंदों को, जो सामाजिक संगठन है, उनको एक साथ आना होगा। राजनीतिक प्रतिनिधियों से अब काम चलने वाला नहीं है। हम सामाजिक संगठनों को ये दायित्व निभाना पड़ेगा कि अहंकारी नेताओं पर हमें अंकुश लगाना है। इस कार्य को हमें खुद लेना होगा, और जब तक हम ये कार्य नहीं कर सकते, हम राजनेताओं के भरोसे बैठे रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। राजनेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में अपने हाईकमान के सामने झुके रहेंगे और जनता का इसी प्रकार शोषण होता रहेगा। आज किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों के विरोध में पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। कल को जो है आपके खिलाफ, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, तरह तरह के इसी प्रकार के कानून बनाए जाएंगे। हाथरस जैसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी और आपकी बहन बेटियों को इसी प्रकार से रात में जलाया जाता रहेगा। यदि आप अपने हक अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप राजनेताओं के भरोसे मत बैठिए। आप खुद अपने भविष्य का निर्णय करिए।
आपकी ताकत आपके वोट के वजह से सरकार बनती है। सरकार आपसे आप नहीं बनते हैं, आपसे सरकार बनती है। इस बात को आप समझिए, अपनी ताकत को समझिए और अपने छोटे स्वार्थों से बाहर निकलकर सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए आगे आइए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी को नव वर्ष की फिर से शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत।